हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट दिशानेस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 28, राइट, जिसके अंदर हम ये करंट अफेयर्स जो आपके सामने हैं इनके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। 20 से 25 मिनट्स का क्लास होता है, कुछ ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर रहता नहीं है। मस्ती से इस क्लास को अटेंड करा करिए जिससे कि आपके करंट अफेयर्स धीरे 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 कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट करंट अफेयर्स, सरना कोड। अब सरना कोड क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए, जब अगर आप देखेंगे सेंसस होते हैं तो सेंसस के अंदर ऐसे बताया जाता है कि भाई देखो हिंदू रिलीजन कितने लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन कितने हैं, जैनीज इतने हैं, ये सब पॉपुलेशन के अंदर इस तरह से सेंसस कराया जाता है। और फिर ज्यादा और जो होते हैं बहुत सारे और भी रिलीजन्स होते हैं उनको अदर्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। अब झारखंड के अंदर एक कम्युनिटी है जो कि सरना कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि सरनिज्म एक ऐसा समझो सरनिज्म को फॉलो करती है। उस ट्राइबल लोग जो कि सरनिज्म कुछ रिलीजियस कंडक्ट है उसको फॉलो करते हैं, रिलीजियस कोड को फॉलो करते हैं। इन लोगों की डिमांड थी बहुत पहले से इन लोगों की डिमांड थी कि भाई हमको कास्ट सेंसस के अंदर अलग क्या करा जाए, अलग कैटेगरी बनाई जाए। ठीक है, इस तरह से देखो, सरना कोड लागू करो, ठीक है, जीना है सरना में, मरना है सरना में, इस तरह से यहाँ पर हम देखें कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर चलते हैं, राइट। तो झारखंड के अंदर ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चलते हैं जिसके अंदर ये बोला जाता है कि सरना कोड को लागू करा जाए और हमको सरना कोड के अकॉर्डिंग हम अपने काम कर सके, सरना कोड के अकॉर्डिंग मैरिज कर सके, सरना कोड के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी है रिलीजियस एक्टिविटीज कर सके। इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के रखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अभी क्या है, झारखंड सीएम जो है हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि हमारा सरना ट्राइबल रिलीजियस कोड जो होता है नेक्स्ट सेंसस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने डिमांड उठाई है, राइट। तो झारखंड गवर्नमेंट इज सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सरना रिलीजियस कोड फॉर द ट्राइबल्स। ठीक है, सोरेन हैज आस्क्ड द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड सरना एज ए सेपरेट ट्राइबल रिलीजियस कोड इन द नेक्स्ट सेंसस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सरना रिलीजन के अंदर क्या होता है, देखिए, सरना रिलीजन वाले जो होते हैं, सरना जो कोड को फॉलोवर करते हैं, सरना SARNA, ठीक है, इसके जो फॉलोवर्स होते हैं ना, वो हिंदुइज्म को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम हिंदूज नहीं है। ठीक है, हम हिंदूज नहीं है, हम एक सेपरेट रिलीजियस एंटिटी बनना चाहते हैं, सेपरेट रिलीजियस एंटिटी। अभी अदर्स कैटेगरी के अंदर इनको डाला जाता है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमको क्या है कि हमको एक सेपरेट कैटेगरी बनाए जिसके अंदर सरनिज्म इस तरह का रिलीजन यहाँ पर रखें। ठीक है, अब इसके फॉलोवर्स क्या करते हैं, इसके फॉलोवर्स कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। आइडल वर्शिप जो है हम नहीं करते, मूर्ति पूजा नको। ठीक है, पहला पॉइंट ये रखो इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते कि जाति वाति कोई क्षत्रिय है ना, शूद्र और ब्राह्मण और ये सब चीजें है ना, वैश्य, ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते। तो भाई तुम किसको मानते हो, किसको पूछते हो तुम, ये पूजेंगे जल को, ये पूजेंगे जंगल को, ये पूजेंगे किसको, जमीन को। ये इनके, अगर आप देखें सीक्रेट, ये यहाँ पर अगर आप इसको देखें कि इनको ये पूछते हैं, ठीक है, ये उनके होली ग्रेल है। ठीक है, ये इन चीजों को पूछते हैं, है ना, जल, जंगल और जमीन। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर तो। यहाँ पे देखिए, सरना फॉलोवर्स आर नेचुरल वर्शिपर्स हु डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज हिंदूज एंड हैव बीन फाइटिंग फॉर ए सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर डिकेड्स। इस बार जो अभी तक जो सेंसस है उसको सरना जो कोड को जो फॉलो करते हैं उनको अदर्स के अंदर डाल रखा है। ठीक है, बिलीवर ऑफ सरना फिर डू नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, जैसे मैंने बताया, नॉट डू दे एडहेयर टू द कांसेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम, हेवन हेल, स्वर्ग नरक, ये सब उनके लिए नहीं है, उनको नहीं मानते हैं कि है ना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं मानते। होली ग्रेल ऑफ सरना फेथ क्या है, जल, वाटर, जंगल एंड जमीन, एंड इट्स फॉलोअर्स प्रे टू द ट्रीज एंड द हिल्स, ये इनके भगवान है, राइट, इनको ये प्रे करते हैं। तो आई होप सरना कोड सबको समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ। देखो, कोरल रीफ क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, कोरल रीफ के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, आप यहाँ पर देखें कि समुद्र के अंदर इस तरह की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इसको अपन कोरल रीफ्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कोरल रीफ, इसको अपन कोरल रीफ इसके अंदर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखें ये कोरल रीफ्स हैं, कलरफुल कोरल रीफ्स,
है ना। अब कोरल रीफ्स को क्या होता है कि अगर यहाँ पर पॉल्यूशन होता है या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है समुद्र का, तो कोरल रीफ को संकट आ जाता है। कोरल रीफ्स कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग। ये देखिए कलरफुल है और ये ब्लीचिंग, अभी मैं बताता हूँ पूरा आपको। ब्लीचिंग हो गई इसकी, इसका कलर गायब हो गया, ये खराब हो गई कोरल रीफ। तो कोरल रीफ होता क्या है, मैं आपको इसके अंदर सब देखो। दो ऑर्गेनिज्म है एक तो मरीन ऑर्गेनिज्म है कोरल पॉलिप्स, है ना, एक तो ये भाई साहब है, और ये एल्गी है एक जूजेंथले। तो कोरल पॉलिप्स और जूजेंथले आपस में बात करते हैं कि कोरल पॉलिप्स एल्गी जूजेंथले से बात करता है कि बहन अपन दोनों ना सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, है ना, और सिम्बायोटिक रिलेशन में रहकर अपन अपना काम चला लेंगे, ठीक है। तो एल्गी बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब, तो यहाँ पे देखिए कोरल पॉलिप्स जो है, ये जो मैरीन कीड़ा है, ऑर्गेनिज्म है, शेयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी कॉल्ड द ज़ूज़ैंथलो। तो जूजेंथले एल्गी जो है ना, वो बोलता है ठीक है भाई सिम्बायोटिक रिलेशन, मेरा काम क्या रहेगा, बोले तू मेरे को ना खाना दे, खाना दे। अच्छा तू क्या देगा, मैं तेरे को घर प्रोवाइड करूंगा, मेरे अंदर रह तो आराम से, है ना, मैं तेरे को घर दूंगा। तो ये कीड़ा जो होता है ना, ये सीक्रेट करता है कुछ, आप देखेंगे इस तरह से जो होता है जिसको शंख टाइप का आपने देखा होगा ना, उसके अंदर पानी के अंदर मिलता है शंख टाइप का, राइट। तो वो सीक्रेट इसके अंदर करता है। देखिए देखो, जूजेंथले लिव इनसाइड द कोरल पॉलिप्स, जिसको कोरल पॉलिप्स अपन बोलते हैं, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग फूड ऑक्सीजन विच इज शेयर्ड विद द कोरल्स, जो कि कोरल को फूड और ऑक्सीजन उससे मिल जाता है। इन एक्सचेंज कोरल प्रोवाइड द एल्गी विद द प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू द लाइट विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब ये को ये ना ये यहाँ पर जूजेंथले रह रही है अब जूजेंथले रह रही है, जूजेंथले बोल रही है थैंक यू यार तूने मेरे को घर प्रोवाइड करा, बोले थैंक यू की बात नहीं है, तू मेरे को खाना प्रोवाइड कर दे। ये इसको खाना प्रोवाइड, ये है देखो जूजेंथले, है ना। तो जूजेंथले इसको खाना प्रोवाइड करती है, और इसके कारण अब अगर मान लो जूजेंथले यहाँ पड़ी होती तो उसको सनलाइट नहीं मिल रही होती। अभी देखो यहाँ पर है तो ये ऊपर होता रहता है, ये ऊपर होता रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता रहता है ऑर्गेनिज्म, जिससे कि ऊपर जाते रहते हैं। तो यहाँ पर सनलाइट होगी तो सनलाइट इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जूजेंथले है ना अलग अलग कलर की होती है, देखो ये पिंक कलर की जूजेंथले है, ये आप देख रहे हैं येलो कलर की जूजेंथले हैं, तो उसके बेसिस पे कोरल रीफ्स के कलर होते हैं, ठीक भाई, इतना समझ में आ रहा है। बट अब क्या होता है कि जूजेंथले ने एक है ना ये बोला कि ठीक है भाई भाई मैं तेरे साथ रह तो लूंगी, पर मेरा एक नेचर है। इस जूजेंथले ने बोला, बोले क्या नेचर है तेरा, बोले ये नेचर है कि अगर ज्यादा गर्मी हुई 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हुआ ना, मैं निकल लूंगी भाई, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, फिर मैं मर जाऊंगी, है ना। या फिर अगर मान लो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ, तो देख मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं पॉल्यूशन में नहीं रह सकती भाई, है ना, तूने मेरे को बहन बोला है तो मैं तेरे साथ रह तो लूंगी, पर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कुछ भी, अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि कपड़े तूने उधर फेंक रखे हैं, ठीक है, ये इस तरह से, है ना, घरों में होता है ना, मतलब पॉल्यूशन का मतलब वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन नहीं होना। तो एक कोरल पॉलिस बोलता है भाई देख मैं तो पॉल्यूशन कम ही करता हूँ, बाकी लोग करेंगे तो फिर तू चल ही जाना और क्या करें। तो कभी कभार क्या होता है कि पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, तो देखो इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, है ना, कि मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, स्टेडी वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर के अंदर बड़ा टर्बुलेंस है, तो ये जेंथले कोरल पॉलिप्स को छोड़ के चली जाती है, देखो ये चली गई, तो ये कोरल पॉलिप्स इस तरह से रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट ही रह गया यहाँ पर। अब समझ में आ गया। ये तो था अपना कोरल के बारे में। अब एक नया टॉपिक जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है ये मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है, राइट। तो देखो इसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं, द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, और ये वेबसाइट इस तरह से बोलती है कि देखिए वर्ल्ड हैज लॉस्ट 14% ऑफ कोरल ऑन इट्स कोरल रीफ सिंस 2009। 2009 से अगर हम देखें तो कोरल ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हो गई, और 100 थे तो अब 14% लूज कर दिया है अपने, लॉस कर दिया है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमें इसको है ना क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब हो रहा है, तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कोरल रीफ ब्रेक थ्रू एक तरह से क्या है, एक तरह से एक प्रोग्राम है जिसका कुछ टारगेट है, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है, पहले मैं टारगेट आपको याद कराता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरल रीफ के बारे में समझ में आ गया। अब देखो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू एम्स टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। इनको बचाना चाहता है, कम से कम हम इतने
को बचा ले, शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स को बचा ले, और इसके लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा $12 बिलियन, और ये कब तक करना है? बाय 2030 टू सपोर्ट द रेजिलियंस ऑफ मोर देन 500,000 पीपल ग्लोबली बाय 2030। ठीक है। अब कोरल रीफ है, वैसे तो एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा टॉपिक है, पर मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भी, कई लोगों को पता नहीं सर कोरल रीफ होता क्या है ना, क्या है सर ये, मतलब समझ में नहीं आता, कोरल कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ, किसी को ये नहीं पता कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, कोरल पॉलिप्स और जूजेथले के अंदर। ठीक है, तो वो चीज समझाने के लिए मैंने, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के अंदर पहली पॉइंट ये याद करना है, इसका इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, ये तो अपन को याद रखना होगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है बड़ी मस्ती से। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है साहब? दूसरा ये है कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू चला कौन रहा है? तो एक देखिए, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ICRA, तो ये तो याद ही रहेगा, कोरल रीफ इनिशिएटिव। अब इसको पैसा भी चाहिए होगा, तो इसके ये किसके साथ मिलकर करार चला रहा है? ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स। ठीक है, तो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू कौन चला रहा है? ICRA प्लस उसके अंदर ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ डाल दो। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप, देखो हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप है, क्लाइमेट चैंपियन। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? तो हम कहें ICRI प्लस ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स प्लस HLCC, ये तीनों मिलकर कोरल रीफ ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखें कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च बाय द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप। ठीक है, इसकी वेबसाइट में यहाँ पर है ना, इसकी फुल फॉर्म गलत लिख रखी है, हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप है, इसमें चैंपियनशिप ही लिख रखा है सिर्फ, है ना। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप। ठीक है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव एंड द ग्लोबल फंड फॉर द कोरल रीफ्स। ठीक है, ये तीन चीज याद करनी, ये ब्रेक थ्रू निकाल रहे हैं, और इसका टारगेट यही है जो मैंने आपको बताया, 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर बचाना है, $12 बिलियन इसमें खर्च कर देंगे ये 2030 तक, ये इनको टारगेट है। एक्शन प्लान क्या है? मिटिगेट लोकल ड्राइवर्स ऑफ लॉस इंक्लूडिंग लैंड बेस्ड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, इसको कम करें, है ना, जिसके कारण लॉस होता है, जैसे लैंड बेस्ड सोर्स जो पॉल्यूशन होता है, डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट, ओवर फिशिंग, इन सब को हटाए, इन सबको रोके। बोल्स्टर रेजिलेंस बेस्ड कोरल रीफ्स कंजर्वेटिव एफर्ट्स बाय अलाइनिंग विद द सरपासिंग ग्लोबल कोस्टल प्रोटेक्शन टारगेट इंक्लूडिंग 30/30। ठीक है, 30/30 का ये दे रखा है, देखिए 30/30 का मतलब 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एरियाज को क्या अपन को बचाना है, मैराइन कोस्टल एरिया शुड बी कंजर्व बाय 2030। तो ये 30/30 टारगेट है, 30/30 टारगेट को बचाए, राइट, को फुलफिल करें। ठीक है, assist development and implementation of innovative solution at the scale, climate smart designs and support corals to impact 30% of the degraded reefs by 2030। फिर $12 बिलियन खर्च करें 2030 तक। ठीक है, तो करना तो 2030 तक, 2030 तो याद कर लेना, उसके अंदर फिर अलग अलग तरह से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसको बचाना है, शैलो कोरल रीफ्स को बचाना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फोन टेपिंग। फोन टेपिंग कैसे किया जाता है ये हम इसका अंदर आपको समझाएंगे। ठीक है, पर हम नहीं कर सकते फोन टेपिंग, फोन टेपिंग कौन करता है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो ऑफिशियली लीगली कौन फोन टेपिंग कर सकता है। अभी क्या हुआ था, recently an IPS officer was under probe for taping the phones of the political leaders in 2019। 2019 के अंदर एक IAS ऑफिसर था, आई थिंक कहाँ का, राजस्थान का था। ठीक है, राजस्थान का था। ठीक है, उसने क्या करा, उसने टेप करवा ली पॉलिटिकल लीडर्स की, तो उनके ऊपर अभी क्या कर रहा है, केस चल रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई फोन टेपिंग इज इन द न्यूज। तो फोन टेपिंग का मतलब क्या होता है? फोन टेपिंग का मतलब ये होता है कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, या मान लीजिए इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप पे चैट कर रहे हैं, या फिर फोन फोन कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, और वो सीक्रेटली कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है, थर्ड पर्सन सुन रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज फोन टेपिंग। फोन टेप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, घर वालों से बचकर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं कि घर वाले नहीं सुन रहे और उसको कोई तीसरा पर्सन सुन रहा है।
सोच कर देखो। और उसने आपके घर वालों को बता दिया भाई देखो इससे बात करता है, ठीक है, हो गया तुम्हारा तो गड़बड़। अब क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो सीक्रेट रखते हैं कि भाई ये वो सब चीजें, ठीक है, उनके बारे में अगर पता चल जाए तो दिक्कत। तो फोन टेपिंग के थ्रू ये होता है। तो फोन टेपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय थर्ड पार्टी बाय द सीक्रेट मीन्स। वर्ड फोन टैपिंग आल्सो मीन्स वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द फोन, ठीक है। फर्स्ट कमेंस इन 1890s, 1890s के अंदर पहली बार ये हुआ था। अब भारत के अंदर क्या है इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, ये है भारत के अंदर, है ना, 1885। यहां पर फोन टेपिंग के बारे में बता रखा है। तो किसको अधिकार है? तो अधिकार देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अधिकार है कि फोन टेप करा सकते हैं, ठीक है। स्टेट में पुलिस करा सकती है और सेंटर में सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो करा सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। क्या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन सी एजेंसीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव ए राइट टू टैप फोन्स। इन स्टेट पुलिस हैव द पावर टू टैप फोन। एट सेंटर 10 एजेंसीज आर ऑथोराइज्ड टू डू सो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, नार्कोटिक्स, ये सब क्या है, ये सब क्या कर सकते हैं, फोन टेप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें, टेपिंग बाय एनी अदर एजेंसी वुड बी कंसिडर्ड इलीगल। और कोई भी इसके अलावा अगर मान लो टेप करता है आपका फोन, आपकी फोन पे आपकी सीक्रेट सीक्रेट बातें सुनता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। अच्छा, अब ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो गई और चलो फोन टेप कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस सुनो। ऑर्डर्स कुड बी इशूड ओनली बाय सेक्रेटरी, कि कौन, जैसे मान लो मेरे को फोन टेप कराना है, मैं आईबी का ऑफिसर हूँ, ओ माय गॉड, मेरे को फोन टेप कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं होम अफेयर्स जो है अमित शाह जी के अंडर में जो आता है, उसके सेक्रेटरी से बात करूंगा कि भाई मुझे ना फोन टेप करना है इसका, ये मेरे को आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर राइटिंग में दे देता है ना मेरे को, तभी जाकर मैं टेपिंग कर सकता हूँ फोन की। क्यों सर, इतना क्यों सर? क्योंकि देखो भाई, प्राइवेसी का लॉ है ना। आज अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी फोन की सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, तो भाई तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। और पॉलिटिकल लीडर का तो अलग है, ठीक है। टेररिस्ट का तो अलग सिस्टम है, उनका तो सब कुछ फोन पे हो रहा है, तो सब कुछ पता चलेगा हमें कहाँ अटैक होगा कहाँ नहीं होगा। तो ये देखिए, ऑर्डर कुड बी इशूड ओनली बाय सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इज स्टेट काउंटर पार्ट, ठीक है। स्टेट के अंदर स्टेट सेक्रेटरी जो होता है, ठीक है, इन राइटिंग ओनली देन कैन बी टेपिंग बिगिन। राइटिंग में होना चाहिए, लिखित, लिखित, तभी जाकर टेपिंग हो सकती है। However, in exceptional cases, the order may be issued by the lower authorities also. Lower authorities से भी कर सकते हैं, पर exceptional case होता है उसको। Such order has to be communicated to competent authority within a specified time period. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज अंगाड़ियास। अंगाड़ियास क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अब अंगाड़ीज क्या होता है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। मान लो कि मैं हूँ एक सेठ आदमी, सेठ बना देता हूँ यहाँ पे। एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है ना, है ना। मुझे अपना पैसा ट्रांसफर करना है, मैं रह रहा हूँ मान लो जयपुर के अंदर, है ना। मुझे पैसा ट्रांसफर करना है मुंबई के अंदर। अब मैं नहीं चाहता बैंक के थ्रू करूं या फिर इस तरह से करूं, राइट। पहले बैंक हुआ भी नहीं करते थे, एंशियंट टाइम का एक तरह से पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। मेरे पास कैश ठीक है ना। अब मैं इस कैश को इसको देना चाहता हूँ, मुंबई के अंदर एक आदमी है, उसको मैं देना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके लिए अपना एक बंदे को हायर करूंगा। दैट बंदा इज नोन एज अंगाड़ी। अंगाड़ी, तू ये कैश लेकर उसको दे दे, ठीक है, और उससे सामान लेकर आ जा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये होता था। अब ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले समझो। इट इज सेंचुरी ओल्ड parallel banking system in the country where the traders send cash generally from one state to another through a person called the अंगाड़िया that stands for the courier। एक तरह से courier agent ये उसके अंदर हो गया, right। I hope this is clear to everyone। The cash involved is huge, बड़ा कैश होता है। It is the responsibility of अंगाड़िया to transfer cash from one state to another for which they charge a nominal fees, ठीक है। जनरली इट इज द गुजराती, मारवाड़ी एंड मालबारी कम्युनिटी दैट आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। दे हैव रिसेंटली बीन अंडर अटैक्स बाय द रॉबर्स ओइंग टू द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द कैश दे कैरी, ठीक है। अभी ये न्यूज के अंदर इसलिए क्योंकि रॉबर्स जो है वो उनको लूट लेते हैं बीच के अंदर, तो उनके पास एक तरह से ये उनका वो रहता है। अब देखो, इसमें एग्जांपल दे रहा है, मान लो एक साउथ मुंबई के अंदर जवारी बाजार का
कोई ट्रेडर है, वांट टू पे डायमंड ट्रेडर इन सूरत, ही विल सेंड एन अंगाड़ी हु यूजुअली डिलीवर द मनी विद इन 24 आवर्स, है ना। कोई डायमंड ट्रेडर को पे करना चाहता है तो वो 24 आवर्स के अंदर। दे आल्सो हैव फिक्स्ड ट्रेन दैट लीव फ्रॉम द बम्बई एट द नाइट एंड रीच गुजरात बाय अर्ली मॉर्निंग। Usually to verify authenticity, the trader will, for example, give a 10 rupees note to the Angadias and provide the number of the note on the recipient। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मूवीज के अंदर होता था ना, इसने इसको ये अंगाड़ी है, ठीक है, ये सेठ आदमी है, सेठ आदमी ने क्या करा, इसको 10 का नोट दिया कि भाई ले 10 का नोट, बोले 10 का नोट फटा हुआ, आधा फटा हुआ, यहाँ पे 101 और 562 ऐसा नंबर लिखा होता है इसके ऊपर, तो ये इसको आधा फटा हुआ दिया, 101 वाला इसके पास नोट है, ठीक है। अब ये नोट लेकर जा रहा है किसके पास, दूसरे सेठ के पास, तो दूसरा सेठ जब उसको 562 बताएगा ना, तभी जाकर वो उसको पैसा देगा, है ना। तो इस तरह से, और ये इसको नोट दिखाएगा 101, तो इस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता है। 10 रुपीज नोट्स एंड प्रोवाइड द नंबर ऑफ द नोट टू द रेसिपेंट, इट इज ओनली आफ्टर द रेसिपेंट कंफर्म द नोट नंबर दैट द अंगाड़ी विल हैंड ओवर द मनी टू द पर्सन, ठीक है। बोले भाई साहब हम आपको पैसे देंगे, पहले नोट का नंबर बताओ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो ये हो गया फोन टेपिंग के बारे में। अब नेक्स्ट इज नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजन, जिसको हम प्रेम से एनआरसी बोलते हैं। तो कैग की अभी रिपोर्ट आई, उसके अंदर बोला कि लॉजिस्टिक अरेंजमेंट एनआरसी अपडेशन के प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारा डेटा टेम्परिंग रिस्क है, ठीक है। इन अपडेटिंग ऑफ दैट एनआरसी इन द आसाम के, इससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब डेटा यहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो एनआरसी होता क्या है, मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ। एनआरसी न्यूज, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी क्या है, एक अब ध्यान सुनिएगा, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है किसका, एनआरसी इज नथिंग, देखो एनआरसी एनआरसी हुआ इतना, एनआरसी का मतलब क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कौन कौन से सिटीजन्स भारत के अंदर रह रहे हैं जो कि लीगल है, लीगल सिटीजन्स का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अच्छा सर, भारत के अंदर इलीगली भी रहते हैं, यस, बहुत सारे लोग इलीगली भी रह रहे हैं। तो जो जो लीगल है ना, जैसे देवराज वर्मा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं वो लीगली रह रहे हैं भारत देश के अंदर, उन सबका रिकॉर्ड है एनआरसी। और जो इलीगली नहीं रह रहे हैं वो अपने आप छट गए कि भाई तुम्हारा एनआरसी के अंदर नाम है, नहीं मेरे पास तो नहीं है ना, तो तुम इलीगल हो, ये इलीगल लोग, है ना। अब इलीगल लोगों को करा क्या जाएगा ये अलग बात है, बट एनआरसी के अंदर क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स एंड आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, ठीक है। पहले ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जब बांग्लादेश बना था ना, ईस्ट पाकिस्तान बना, तो बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल के अंदर आ गए थे, आसाम के अंदर आ गए थे, यहाँ पर इस तरह से आ गए थे। अब हर स्टेट के अंदर एनआरसी करने की बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर, आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर एनआरसी हुए हैं। तो इट वाज प्रिपेयर्ड 1951 एंड फाइनली अपडेटेड इन 2019, 2019 में अपडेट करा गया। तो अपडेट करते वक्त फिर बहुत सारी डेटा टेम्परिंग हुआ, इस तरह से इसके बारे में बात करी जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर एनआरसी का अपडेट करा था, फिर आप देखो एंटी एनआरसी कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। तो एनआरसी वाज अपडेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसका रूल्स जो है उसके अंदर 2003 के अंदर जो बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना था। अपडेट करा तो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। आपने उस वक्त गवर्नमेंट को सुना भी होगा, गवर्नमेंट वाले बोल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, कि यार ये तो 2003 का बनाया हुआ कानून है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि अपडेट करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अंडर इट फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड आसाम बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। जो इससे पहले आ गए ना, इस डेट से पहले आ गए, वो तो आराम से क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन रहेंगे आसाम के अंदर जो आ गए। इट इंक्लूड पर्सन्स whose names appears in any of the electoral rolls up to the midnight of 24th March 1971 तक, जो यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद तो आपको पता है कि इसके बाद फिर बांग्लादेश अलग देश बन गया था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। और एनआरसी एंड देयर डिसिडेंट्स, उन सबको हम क्या मानेंगे, भारत के नागरिक मानेंगे। उसके अलावा जो भी होंगे ना वो इलीगल होंगे। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन हुआ जो कि इलीगल हो गया, ये भाई हमारा इलीगल है, तो उसके साथ क्या होगा, नॉन इंक्लूजन ऑफ द पर्सन नेम इन एनआरसी डज नॉट इटसेल्फ अमाउंट टू हिम बीइंग डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर। उसको फॉरेनर नहीं बोला जाएगा। कैसे नहीं कि उसको बस एनआरसी में नाम नहीं है तो नहीं, वो अपील कर सकता है, बोले अरे भाई मैं तो ओरिजिनल सिटीजन हूँ यहाँ पर, वो अपील कर सकता है। किसके अंदर कर सकता है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनेंगी, उनके अंदर अपील कर सकता है ना। कि मान लो मेरा एनआरसी में नाम नहीं आया, तो ऐसे में घबराना नहीं है, मैं फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाकर वहां पर अपील कर सकता हूँ। और वहां पर अगर मेरा बोले कि नहीं नहीं ये बंदा तो ओरिजिनल भाई, ये तो बहुत पुराना आदमी है अपना, ठीक है, अपना ही देश का है, तो फिर वो चीज पलट सकती है, एनआरसी पे मेरा नाम आ सकता है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास रिकॉर्डेड थी क्योंकि हम अभी सुबह जा रहे हैं मूवी देखने, एनिमल मूवी देखने। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, तो एक बार देख कर आ जाते हैं। देखो मूवीज वूवीज देखना चाहिए थोड़ा सा, इससे है ना, क्योंकि एक अपना दिमाग खुलता है कि हाँ भाई इस डायमेंशन में भी सोच सकता है कोई आदमी, ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और प्रिडिक्ट भी करना आता है कि यार अब आगे ऐसा होगा कि ऐसा होगा, तो दिमाग थोड़ा खुलता है उससे। ठीक है, तो आप लोग भी साल में 2-3 तो मूवियाँ देख ही लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।